अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द साइकी स्कोप। अल्हम्दुलिल्लाह पिछली बार जो गेस्ट पेपर मैंने लेक्चरर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाया हुआ था, 95% जो मेरे गेस्ट थे वो बिल्कुल ठीक थे। इन कमिंग स्लाइड्स आई विल शो कि मेरे व्हाट वर द फीडबैक्स ऑफ माय स्टूडेंट्स आफ्टर द पेपर। तो जो स्टूडेंट्स इसी चीज़ पे देखते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर पे जो स्टूडेंट टीचर हमें पढ़ा रहा है, क्या या कि वो इतना खुद काबिल है कि नहीं। तो दीज फीडबैक्स आर इनफ एविडेंस फॉर देम okay, why I can teach psychology. However, there are a lot of areas which everyone wants to improve. But in psychology, मैं 3 से 4 साल से साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को अपने सी एस एस के लिए तैयार किया है, पी सी एस के लिए तैयार किया है, पी एम एस के लिए तैयार किया है। तो टुडे द मेन लेक्चर विल बी अबाउट, मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जिसमें आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और यू विल डू स्मार्ट वर्क कि किस तरह स्मार्ट वर्क से आप साइकोलॉजी के पहले मेन एरियाज करें और उसके बाद आप उन्हीं चीज़ों को अप्लाई करें डिफरेंट एरियाज पे, तो आपका 100/100 साइकोलॉजी का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सी एस एस मेरे स्टूडेंट्स ने 85 तक स्कोर की हैं और एवरी स्टूडेंट ने 75 तक स्कोर की है। तो इन साइकोलॉजी के लेक्चर्स का मकसद ये होता है कि आप अपने स्टूडेंट्स को वो फ्रेमवर्क्स दें। सारे सब्जेक्ट्स के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनको आप बच्चों को प्रोवाइड करें और उसके बाद वो खुद उसी एरिया में एक्सेल करते हैं। बट हमारा मसला ये है कि सारे जो सब्जेक्ट्स हमारे लोग पढ़ाते हैं उनके अपने एरियाज़ में एक्सपर्टीज़ नहीं होती और वो दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत मसले पैदा होते हैं। तो इस वजह से हमने ये अज़म किया है कि हम साइकोलॉजी का स्कोप खुद बनाएंगे और साइकोलॉजी को इस अंदाज से पढ़ाएंगे कि जो लोग उसमें इंटरेस्ट लेंगे। तो दीज आर फ्यू फीडबैक्स ऑफ माई स्टूडेंट्स आफ्टर द पेपर ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मैंने गेस्ट पेपर किए थे। उसके अलावा मैं साइकोलॉजी को हर डोमेन में पढ़ाता हूँ, जितने भी वन पेपर टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी के लिए। तो मेरे स्टूडेंट्स मुझसे कंसल्ट करते हैं, वी प्रोवाइड देम गाइडेंस और मैं उनको बताता हूँ कि किस तरह करना है। तो दीज रिव्यूज़ आर इनफ फॉर माई गेस्ट पेपर्स और मैंने टीचिंग मेथड्स के लिए। तो ना मूविंग फॉरवर्ड, मैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, every time my students, whenever they come to me or they discuss with me, they always expect that they will learn something from me. So today's quotation is about the Aristotle. Okay, all human actions have one or more of these seven causes: chance, nature, compulsion, habit, reason, passion, desire. तो अरिस्टोटल ने आज से पता नहीं कितने साल 100 साल पहले कुछ प्रिडिक्शंस दी थी कि इंसान जो भी एक्शन लेता है वो इन सेवन रीजंस के सेवन रीजंस में एक या दो रीजंस की वजह से करते हैं। फॉर इंस्टेंस, आज अगर आप मेरे लेक्चर सुनने के लिए आए हैं तो आप किसी वजह से आए हैं, आप जिस एक रीज़न की वजह से आए हैं क्योंकि आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मेरे हैं वो पैशन से हैं बिकॉज दे हैव कीन इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी, इन लर्निंग साइकोलॉजी। तो ये है कि एरिस्टोटल इन सेवन रीजंस के बारे में बताता है और ये कोटेशन मैंने इस वजह से पढ़ाई, दिस इज़ एप्लीकेबल इन एवरी सोशल साइंसेस। अगर आप देखते हैं कि इवन आज हम देखते हैं ट्रम्प ईरान पे हमला कर रहा है, देयर इज़ अ कंपल्जन ऑफ इट्स इंटरेस्ट। वो अपने नेचर की वजह से, जिस तरह हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं कि इंसान का नेचर बहुत जो है ना ब्रूटल होता है, वो बहुत सेल्फिश होता है। इस वजह से अपने सेल्फिश नेचर की वजह से वो दूसरे लोगों पे डोमिनेट होना चाहता है। तो इस कोटेशन को आप बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। होप सो कि जितने भी लर्निंग जो स्टूडेंट्स लर्निंग का शौक़ रखते हैं उनको इसी तरह मैं कुछ कोटेशंस देता रहूँगा और उन पे हम डिस्कस करते रहेंगे कि आखिर आज से पहले जितने भी फिलोसफर्स आए थे, जितने भी बड़े ऑथर्स आए थे, जितने भी बड़े साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस दी थी। हाँ, अभी इस प्रेडिक्शन में भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, कमियाँ हैं, जो कि कुछ चीज़ें अरिस्टोटल ने अगर बयान नहीं की, वो आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कि आज कोई भी काम कर रहे हैं, आप सीएसएस कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? दिस इज़ योर डिज़ायर, दिस इज़ योर पैशन, उसकी रीज़न क्या है? आखिर आप कौन से हैबिट्स उस चीज़ को अचीव करने के लिए फॉलो कर रहे हो? बहरहाल ये डिस्कशन बहुत लंबी है, तो कमिंग टू द टॉपिक, मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपने पहले करने हैं
जिसमें से आपके 70 टू 80% आपके सी एस एस साइकोलॉजी के चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। और दूसरा मैं उनमें बताऊंगा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर में कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, और उसके बाद रिकमेंडेड बुक्स भी बताऊंगा। एंड द थर्ड पार्ट ऑफ माय वीडियो डिस्कशन विल बी के करंट इश्यूज पे क्या हमें बात करनी चाहिए और किन टॉपिक से बात करनी चाहिए। आई विल गिव ऑप्शन, योर फीडबैक इज इम्पोर्टेंट। इन साइकोलॉजी एंड बिहेवियर्स में पढ़ते हैं कि जितना फीडबैक आपको आता है उतनी आपकी रिइंफोर्समेंट और आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती है। तो डायरेक्ट कमिंग टू द टॉपिक, आप जब भी सी एस एस के लिए या पी एम एस के लिए या पी सी एस के लिए साइकोलॉजी तैयार करते हैं, तो सबसे पहले आप हमेशा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। अभी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से मेनली आपने हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को किस तरह पढ़ना है। अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में हम देखते हैं 2 से 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। आप अगर यू आर ट्रूली इंटरेस्टेड इन दिस लेक्चर, देन यू हैव टू टेक अ कॉपी और आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी जो कि मैं यहाँ पे मेंशन करता जा रहा हूँ। तो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में एक के इंसान की डेफिनेशन है कि इंसान आज साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर। पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन ये नहीं थी। साइकोलॉजी की डेफिनेशन को पहले समझा जाता है कि स्टडी ऑफ सोल, कभी स्टडी ऑफ माइंड, ये डिफरेंट डिस्कशंस थी। इवन साइकोलॉजी को पहले समझा जाता था कि स्टडी ऑफ स्पिरिट। इवन हम ग्रीक्स को देखते हैं कि जब भी पहले उनके पास साइकोलॉजिकल क्लाइंट आता था, तो वो समझते थे कि इसके अंदर कोई डेविल, कोई शैतान आ गया है। और वो किस तरह साइकोलॉजिकल पेशेंट को डील करते थे, वो क्या करते थे, उसके सर में सुराख कर देते थे और ये समझते थे कि इसका जो डेविल है वो बाहर निकल जाएगा। और दूसरा, कुछ लोग इस तरह करते थे कि वो लोग समझते थे कि साइकोलॉजिकली बीमार इस वजह से हुआ है क्योंकि वो अपने गुनाह की वजह से हुआ है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस बात को डिसअप्रूव किया और ये कहा कि ये बातें बिल्कुल गलत है। उसके बाद फिर आज जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन है, वो बहुत सारे इंसानों की कुर्बानियों की वजह से, बहुत ज़्यादा थॉट्स की वजह से आज हमारे पास पहुंची है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, व्हाट इज द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करते हैं। और उसके बाद हम एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि थर्ड इसमें टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। मिसाल तौर पे आप देखेंगे कि न्यू ट्रेंड्स इन हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में कौन सी चीज़ें हैं। ये मेनली 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। और उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। अगर आप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को इन सी एस एस साइकोलॉजी या पी एम एस के लिए या आपके पी के जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए तैयार कर रहे हैं, आपने सबसे पहले थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी को अच्छी तरह से पढ़ना है। अब थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते, उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत ये है कि हमारे टीचर्स इसको इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कि हम इसको ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो इन कमिंग लेक्चर्स हम पहले सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को कवर करेंगे, देन थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। आई विल गिव यू द बेसिक फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर दैट हाउ यू कैन कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इन अ प्रोडक्टिव मैनर। ठीक है। तो सबसे पहले आप थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में आप साइको एनालिसिस पढ़ेंगे। आप साइकोएनालिसिस सिग्मंड फ्रॉइड को पढ़ेंगे, कार्ल यंग को पढ़ेंगे, एडलर को पढ़ेंगे। ठीक है। और थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब आप इसे ठीक से पढ़ेंगे, यू विल अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, आपको मज़ा आने लगेगा। और उसके बाद हम चलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के बारे में हम देखते हैं कि बीएफ स्किनर ने किस तरह एनवायरनमेंट के बारे में डिफरेंट थ्योरीज दी। उसके बाद थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है कि इंसान के मेंटल प्रोसेसेस उसके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। जिस तरह हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पढ़ते हैं, किस तरह इंसान की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाईली कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस उसके ज़िंदगी में डिप्रेशन कॉज करती है, स्ट्रेस कॉज करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एक एक दो साल से तो ये इग्नोर हो रहा है, बट ये इनडायरेक्टली इसके बारे में आ जाता है। तो इनडायरेक्टली हम देखते हैं। अब एबनॉर्मल साइकोलॉजी के भी कुछ लेंस है पढ़ने के। मिसाल के तौर पे लेट्स टेक एग्जांपल, हम स्किज़ोफ्रेनिया को पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इसको शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। हाउएवर, अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो स्किज़ोफ्रेनिया की हम बात करते हैं, हम इसे किस तरह पढ़ेंगे। साइकोलॉजी ने हमें बहुत अच्छा एक लेंस प्रोवाइड किया है कि हम स्किज़ोफ्रेनिया, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक डिसऑर्डर है।
अब सवाल पैदा होता है साइकोटिक डिसऑर्डर क्या होता है? साइकोटिक डिसऑर्डर वो होता है जब एक इंसान जब इंसान साइकोलॉजिकली जो साइकोलॉजिकली उसमें डिसऑर्डर पाया जाता है, वो रियलिटी से कट आउट हो जाता है। तो जब वो रियलिटी से कट आउट हो जाता है, अगर आपने स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स को देखा है या क्लाइंट्स को देखा है, तो वो क्या कहते हैं, आपके सामने खड़े होकर कहते हैं कि ये देखो मेरे सामने एक बंदा खड़ा है। वो एक कोई आँख देख रहे होते हैं, वो कोई आवाज़ सुन रहे होते हैं। तो उनको वो लग रहा होता है कि ये हकीकत है, बट इन रियलिटी वो हकीकत नहीं है। तो इसका मतलब ये किस तरह वो रियलिटी से कट हो गए। अभी डिप्रेशन है, वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर नहीं है। डिप्रेशन वाले हमेशा रियलिटी में रहते हैं। एक डिप्रेस्ड बंदा है, वो तो लेज़ी हो जाएगा, उसका वेट कम हो जाएगा, बट वो रियलिटी से कट आउट नहीं होगा। उसको रियलिटी पता है कि उसको कोई और चीज़ दिखेगी नहीं। यहाँ पे हम ओसीडी को पढ़ेंगे। हम उसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में इंसान की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कौन से होती है, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। उसके अलावा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में आप माइंड के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ते हैं। आप डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस को देखते हैं, और वो फंक्शंस हमारे बिहेवियर को किस तरह अफेक्ट करती है। ठीक है ना? और इस पे अक्सर तौर पे सवाल, बहुत जनरल सवाल आ जाता है। लेक्चरशिप में 2 बार इस पे सवाल आया है कि डिफाइन कि हाउ बायोलॉजिकल बेसिस हमारे किस तरह बिहेवियर को शेप करती है। ठीक है, जिस तरह आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एग्जांपल देते हैं, आप न्यूरॉन्स की एग्जांपल देते हैं, आप हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की एग्जांपल देते हैं, उसके अलावा आप हार्मोन्स की एग्जांपल देते हैं। ये सारी चीज़ें किस तरह हमें इम्पैक्ट करती हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया जो कि सीएसएस पीएमएस में मैंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा है कि इंटेलिजेंस से अक्सर तौर पे सवाल आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से भी सवाल आता है। पिछली बार जब सीएसएस 2026 का पेपर था, मैंने अपने स्टूडेंट को कहा था कि इंटेलिजेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक जनरल सवाल याद कर लो कि हाउ इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे बिहेवियर को, हमारे अचीवमेंट्स में इंक्रीज और डिक्रीज लेके आते हैं। और 2026 का पेपर जाके आप ओपन करें, और आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट सेम सवाल आया था। उसके बाद हम देखते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कुछ थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगोस्की की कल्चरल लर्निंग थ्योरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हम देखते हैं मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरिक्सन की जो है ना साइकोडायनेमिक्स थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एरिक्सन देता है कि सोशल पैटर्न या हमारे नीड्स हमारे बिहेवियर को किस तरह शेप करते हैं। सिगमंड फ्रॉइड की भी यहाँ पे थ्योरी आती है। ठीक है। उसके अलावा सोशल साइकोलॉजी भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है। अब सोशल साइकोलॉजी में आप कौन से डोमेन्स करेंगे? आप एटीट्यूड को करेंगे, एटीट्यूड की फॉर्मेशंस को करेंगे। ठीक है ना? और सोशल साइकोलॉजी पे भी बहुत जनरल सवाल आ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है। आप डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरीज देखेंगे, एंड द वे फॉरवर्ड्स हाउ टू रिड्यूस द डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। इंसान कंफर्मेटी किस तरह करता है, और वजूहत क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा इमोशन एंड मोटिवेशन पे अक्सर थ्योरीज आती हैं, दे आर टू मच सिंपल। आप इमोशन एंड जो मोटिवेशन है, यहाँ पे सिगमंड फ्रॉइड की इंसेंटिव थ्योरी भी आती है। दूसरा, रिवार्ड वाली थ्योरी भी आती है। उसके अलावा मोटिवेशन में आपकी एक तौर पे मैस्लो की थ्योरी भी आ जाती है। और इमोशंस में भी आपकी थ्योरी आती है कि इंसान अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए, जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था। उसके अलावा सेंसेशन एंड परसेप्शन, इसमें एक सवाल अक्सर तौर पर रिपीट होता है। कौन से? आपकी लॉज ऑफ परसेप्शन, सिमिलैरिटी, कंटिन्यूटी, इंसान किस तरह चीज़ों को परसीव करता है। और इन तीनों में से अक्सर तौर पे एक सवाल आ जाता है। हेल्थ में भी आपने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस मॉडल्स करने हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में आपने दो पर्सपेक्टिव में आपको अच्छी तरह करना है कि आपने जितने भी आपके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उसमें उनमें आपने मोटिवेशन किस तरह इंक्रीज़ करना है, कॉन्फ्लिक्ट किस तरह रिज़ॉल्व करना है। थिर्डली, आपने वहाँ पे हैरेसमेंट को किस तरह डील करना है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी से अक्सर तौर पे आपके चाइल्ड ऑफेंडर्स आते हैं कि किस तरह उन्होंने ऑफेंड किया है, रीजंस। यहाँ पे भी थ्योरीज है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी भी होगा कि हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी को स्लो स्लो करेंगे। बट द थिंग इज इम्पोर्टेंट हेयर योर फीडबैक। आप जितना फीडबैक देंगे, इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरी मैं उतनी ज़्यादा इन साइकोलॉजी पे डिस्कस करूँगा। मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी इन पाकिस्तान इज़ टू मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझते, और हमारी परसेप्शंस की वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे अपनी लाइफ में होती है।
ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम साइकोलॉजी के थ्रू अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फॉरवर्ड साइकोलॉजी बेसिकली क्या करता है, हमारे माइंड को देखता है, हमारी अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड ट्रांसफॉर्म द पैटर्न। ठीक है, लास्टली ये 3 बुक्स ऐसी हैं कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अब क्या आपको हेल्प करेंगी कि आप देखते हैं रॉबर्ट फ्रीडमैन की बुक आपकी एमसीक्यूज के लिए, कुछ चैप्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल तौर पे आपकी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, आप रॉबर्ट फ्रीडमैन पे यहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग टू साइकोलॉजी सीख कर सकते हैं। इसके अलावा आपके स्कूल जो पर्सपेक्टिव्स है, आप इनको यहाँ से अच्छी तरह कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग्स है कुछ, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। बाकी एमसीक्यूज के लिए ये भी चैप्टर, ये भी बुक बहुत अच्छी, ट्विन्स एंड वेरिएशन। यहाँ आप एक चैप्टर लाजमी यहाँ से करेंगे, दैट इज वी कैन से एक इंटेलिजेंस वाला चैप्टर है, दूसरा बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या इस बुक में से आप उसे अच्छी तरह से करेंगे। बाकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, आई हैव नॉट मेंशन्ड साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इन दोज सब्जेक्ट्स, बट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने उसकी बुक के बारे में भी दिया हुआ है कि कैप्टन की बुक है। अभी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में आप 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में जो है ना, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कंस्ट्रक्ट किस तरह होता है, दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट की लाइबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, एक अच्छे टेस्ट की खसूसियात क्या है। और आप पिछली बार 2026 में सवाल भी आया था कि आप इंसान के पर्सनैलिटी को किस तरह मैयर करते, और कौन सी असेसमेंट टूल्स है और डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट आप दें। तो ये बेसिक बेसिक आपको मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि हम इस चैनल पे सारी चीजें पढ़ेंगे क्या। तो आई नीड योर फीडबैक, क्योंकि मेरे बहुत सारे जो व्हाट्सएप चैनल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो मेरे साथ कनेक्टेड है, वो उन्होंने इस वजह से ज्वाइन किया, दे आल्सो वांट टू लर्न साइकोलॉजी। देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो करंटली हमें इस चिन्हों में समझने चाहिए, इस दौर में समझने चाहिए कि the learning mind and psychological secrets for the better memory and focus। ये टॉपिक अगले वीडियो में डिस्कस होना चाहिए। या द अटेंशन क्राइसिस, हाउ सोशल मीडिया इज रीवायरिंग आवर माइंड्स। आपने इस चीज को बहुत ज्यादा देखा होगा, व्हेन वी डू स्क्रॉलिंग, हम हम जो है ना घंटों घंटों इसमें लगा लेते हैं, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है। क्या आपको ये पता है कि उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है, और एल्गोरिदम्स आखिर क्यों इतने अट्रैक्टिव और कैची बन गए हैं कि जो इंसान के माइंड को कैच करते हैं और साथ साथ में उसके कंसंट्रेशन को डिक्लाइन करते जा रहे हैं, और हमारा फोकस कम होता जा रहा है, हम आइसोलेट होते जा रहे हैं, हम एग्रेसिव होते जा रहे हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हम ये देखेंगे इसको, ये आजकल के दर में मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ कि चाइल्ड जो बच्चे होते हैं जो भी 11 साल से कम है, उन पे ये साइकोलॉजिकल एल्गोरिदम्स बहुत नेगेटिवली असर करते हैं, उनकी अटेंशन को डिक्लाइन करते हैं, उनके डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में बहुत सारे मसले होते हैं। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। हालांकि हमेशा एक दौर होता है जब एक बंदा नहीं बात करता है तो लोगों को समझ नहीं आता, बट जब उसके असरात आने लग जाते हैं उसके बाद लोग पछताते हैं। हम हिस्ट्री में देखते हैं कि जब गलीलियो ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि अर्थ जो है ना सन के आसपास मूव करता है, और उसको सोसाइटी में किस तरह बैकलैश सामना करना पड़ा, जिस तरह सोक्रेटिस ने डिस्कशंस की वैल्यूज बताई थी। हम बहुत सारे फिलोसफर्स, हम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव लीडर्स को देखते हैं, जब वो नई टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो उस दौर में बहुत कम लोग होते हैं उस बात को समझने में। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम एक साइकोलॉजिकल लेंस हमारे आजकल के दौर में बहुत लाजमी। स्पेसिफिकली मैं इस बारे में जरूर बात करूंगा, पेरेंटिंग इन पाकिस्तान, कौन से चैलेंजेस है, क्या कॉम्प्लेक्स है, और उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाए। अगर ये आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी ठीक लगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल का भी आपको लिंक दे दूंगा, आपको अपना व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट भी दे दूंगा। तो आपको कोई भी रिकमेंडेशन है, कोई भी चीज है, आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगली बात ये है कि इंशाल्लाह अब हम CSS 2027 को फोकस करेंगे, और जो अभी पेशावर में भी उनका PMS होने वाला है उसको भी हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह। रिगार्डिंग उसके भी मैं गेस्ट पेपर्स भी दूंगा, और उसके साथ साथ मैं अपने भी नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने
हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के नोट्स कंपाइल किए। जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्ट हो गए इंशाल्लाह मैं उनको वो प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ यहाँ से, इन वीडियो से आपने कुछ सीखा, तो आप इसे ज़रूर दूसरों के साथ कनेक्ट करें। और हम इस चैनल पे सिर्फ एकेडमिक चीज़ें नहीं, बट हम अपनी डेली लाइफ की चैलेंजेस और जो करंट आजकल के दौर में दुनिया में मसले हैं, इन साइकोलॉजिकल लेंस हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। बहुत